इस जाति जनगणना को जरूर करवाएंगे, नहीं तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे। जब तक आजकल की सत्ताओं को अपने सत्ता परिवर्तन का डर नहीं होगा, ये लोग निरंकुश हो जाएंगे। आखिर न्यायालय इस पे क्यों रोक लगा रहे हैं? इस प्रोफेसर रतनलाल की भाषा में इस जनेऊ लीला को समझ में नहीं आया कि क्यों लगाया जा रहा है इस पे रोक। न्यायालय द्वारा बिहार सरकार ने हिम्मत करके जाति जनगणना सेंसस की बात की, तुरंत आपको कोर्ट के थ्रू उसको रुकवा दिया। भाई हाई कोर्ट का भी वो निर्णय है। लेकिन एक और जो समझने वाली बात है कि आजकल न्यायालय भी जो हैं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि न्यायालय, यहाँ पे न्यायमूर्ति साहब बैठे हैं, हो सकता है सब लोग इस तरह से नहीं रहे हों, लेकिन न्यायालयों में केवल और केवल निर्णय दिए जाते हैं, जजमेंट ही पास करते हैं, न्याय की प्रक्रिया नहीं है वहां पर। आज कह रहे हैं कि नहीं, इससे क्या है, आप ओबीसी की जनगणना कर लेंगे तो हिंदुओं में बंटवारा हो जाएगा। लेकिन जब अधिकारों की बात आती है, अधिकार देने की, तो अब आपको समझ में नहीं आता है। तब कहते हैं नहीं, आप गुलामी स्वीकार करिए हमारी। जो बाबा साहब ने अपने आर्टिकल में दिया है, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जो मनुष्य की सामाजिक स्थिति है, उसका निर्धारण सामाजिक स्थिति में, चाहे उसका सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे आर्थिक हो, कोई भी यदि स्थिति उसकी देखी जाए, तो उसके निर्धारण का मूल कारक जो है वो जाति है। जो गुजरात मॉडल का जो अल्टरनेट है वो केवल और केवल स्टालिन मॉडल है। धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले तो मैं अपनी उस परंपरा को नमन करते हुए, जिसमें बुद्ध से लेके पेरियार, फुले, अंबेडकर, मंडल, जितने भी सामाजिक योद्धा हुए उन सबको प्रणाम करता हूं। और हमारे बीच में सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के लिए प्रतिबद्ध, जो इस समय यदि पूरे भारत में आप एक देखें तो तमिलनाडु सरकार, स्टालिन सरकार, उसके बहुत महत्वपूर्ण सदस्य माननीय पी विल्सन साहब, जो हमारे आज मुख्य अतिथि भी हैं, उनको प्रणाम करता हूं। आप ये समझिए कि उनका कमिटमेंट इतना शानदार है कि 3 बजे रात में ही चल दिए चेन्नई से। कैसे कैसे आना पड़ता है, खर्चा पानी तो चलिए वो ठीक है, समृद्ध हैं, उस लेवल का उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कमिटमेंट जो है ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए पूरे देश में इस समय एक ही मॉडल की बात हो रही है कि जो गुजरात मॉडल का जो अल्टरनेट है वो केवल और केवल स्टालिन मॉडल है। तो तमिलनाडु सरकार जैसी सरकार हम चाहते हैं कि यदि हमारे देश में हो गई, तो जो हम सदियों से लड़ाई चलते आ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं, उन सब में जरूर हमको सफलता मिलेगी। इसी बीच हमेशा सामाजिक न्याय की बात करने वाले सामाजिक चेतना फाउंडेशन न्यास के हमारे जो संरक्षक हैं, हमारे माननीय न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह यादव सर, जिनका संरक्षण हम लोगों को हमेशा प्राप्त होता है, जो आज सभा की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, उनको नमन। और पूरे भारत में एक अंबेडकर नामा के थ्रू एक सशक्त आवाज़, प्रोफेसर रतनलाल साहब, जोरदार तालियां। इन्होंने ये बहुत अच्छी बात और काम की बात करते हैं, मन की बात नहीं करते हैं, और जो ज़रूरी है ख़ासतौर से बहुजन समाज के लिए। और उसी कड़ी में उस लेगेसी के सूत्रधार प्रोफेसर सूरज मंडल साहब, जो बीपी मंडल साहब के प्रपत्र हैं, ये भी हमेशा पूरे ऑल इंडिया भ्रमण कर रहे हैं, और हम सब सिपाही हैं उसी सामाजिक न्याय आंदोलन के। उन सब और आप लोग, खास तौर से आप लोग, एक महत्वपूर्ण बैठक है, समझिए आप, ये जनसभा नहीं है, लेकिन जनसभा से ज़्यादा प्रभाव डालने वाली सभा है। कैसे? हर संगठन का जो हेड है, जो प्रतिनिधि है, यहाँ पर उपस्थित है। यदि उन्होंने अपने इस विचारों को अपने समाज के बीच में पहुंचाया, तो बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको देश में, जिसकी हम लोग और आप लोग सब आशा करते हैं कि ऐसा होगा। तो आप सभी को नमन करते हुए अपनी बात बहुत संक्षेप में रखता हूं। जाति जनगणना क्यों जरूरी है? क्यों का उत्तर एक तो हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी देश
पूरे विश्व का यदि अपने देशवासियों के लिए, अपने नागरिकों के लिए कोई भी जो पॉलिसी बनाता है, नीति निर्धारण करता है उनके वेलफेयर के लिए, तो उनका संख्या गिनी जाती है पूरे देश में। कहीं भी ऐसा नहीं है कि जाति जनगणना नहीं होती हो। तो हमारे भारत में ये क्यों नहीं की जा रही है? इसकी लड़ाई आज से थोड़ी चल रही है, 1881-91 से चल रही है, ठीक है, कि जाति जनगणना कितना जरूरी है। तो हम, और जाति जनगणना का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आधार है, लोग कहते हैं, एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है कि क्यों जरूरी है भाई, हम लोग डिस्कशन करते हैं एकेडमिक जगत में कि क्यों ऐसा क्या हो जाएगा जाति जनगणना से। तो उसका आधार जो सबसे बड़ा है, जो बाबा साहब ने अपने आर्टिकल में दिया है, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जो मनुष्य की सामाजिक स्थिति है उसका निर्धारण, सामाजिक स्थिति में चाहे उसका सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे आर्थिक हो, कोई भी यदि स्थिति उसकी देखी जाए तो उसके निर्धारण का मूल कारक जो है वो जाति है। जाति के आधार पर उसकी सामाजिक स्थिति तय होती है। किसी भी देश में इसका रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा है, कि वहां पर जो आदमी की स्थिति है वो कैसे डिसाइड होती है, वो होती है कि उसका भाई व्यवसाय कैसा है, लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कोई वो है, उसके आधार पर उसकी स्थिति के हिसाब से वहां की पॉलिसियां बनती है। लेकिन यहां सब चीज का निर्धारण ही जाति कर रही है, तो जाति जनगणना क्यों नहीं? पहली बात, जाति जनगणना इसलिए जरूरी है, और जाति जनगणना ये नई चीज नहीं है। मैं कह रहा हूं, सबसे पहले शेड्यूल कास्ट की शुरू हुई, आप लोगों ने पूरा इतिहास खंगाला होगा, 1911 से लेके 1921 में पहली बार फॉर्मली रूप से जाति की बात आई कि भाई जो अस्पृश्य जातियां है, जो अनटचेबल्स हैं, उनको भी काउंट कर लिया जाए उस प्रोविजन में कि वो उनकी संख्या कितनी है। तो उनकी बात आई, और 1931 की जो जनगणना हुई उसमें घोषित रूप से, संवैधानिक रूप से, या कहिए आप नियमबद्ध तरीके से उसमें जातियों की संख्या गिनी गई, जिसमें खास तौर से अनुसूचित जाति के वर्ग है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या है, उस समय की जाति जनगणना का भी जो अनटचेबल्स के लिए हुई थी, जो सवर्ण जातियां उन्होंने विरोध किया था, और सेम स्ट्रक्चर आज के समय में भी वही है, वही सवर्ण जातियां विरोध कर रही हैं। क्यों विरोध किया था उसको समझिए। जब इनको अपनी संख्या दिखानी है तो आप कहेंगे कि हिंदुओं में बंटवारा कर रहे हैं। सेम आर्गुमेंट था जब अछूतों का जब जाति जनगणना हुई, तो आपने कहा नहीं, इससे हिंदू बढ़ जाएंगे, ये है वो है। दुनिया जो आप आज भी आर्गुमेंट देते हैं कि हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फलाना डिमाका करेंगे, आज कह रहे हैं कि नहीं, इससे क्या है, आप ओबीसी की जनगणना कर लेंगे तो हिंदुओं में बंटवारा हो जाएगा। लेकिन जब अधिकारों की बात आती है, अधिकार देने की, तो अब आपको समझ में नहीं आता है, तब कहते हैं नहीं, आप गुलामी स्वीकार करिए हमारी, ठीक है। तो ये जो 2-3 महत्वपूर्ण कारक है, और जाति जनगणना का जो आधार उस समय बाबा साहब अंबेडकर ने बताया था और जो लिया गया था, जो वहाँ के उस समय के कमिश्नर थे, उसमें 4-5 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसमें ये कहा गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि आपकी सामाजिक पोजीशन कैसी है, आप क्या करते हैं। उसमें तो बड़े, जो आजकल आप बोल दो तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो जाएगा। उस समय बड़ी बड़ी चीजें आपको बोली गई कि जो मंदिरों में नहीं जाता है, जो वैदिक संस्कृति को नहीं मानता है, जो वेदों को नहीं मानता है, जो और भी जो जितने कल्चर थे, उन्होंने जो खासतौर से वैदिक व्यवस्था के कल्चर है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कल्चर थे, उन सबको डिनाई करता है, वो अस्पृश्य है, वो शूद्र है, वो अछूत है। लेकिन आज हमको सबसे जो दुखद एक चीज लगा कि एक जो न्याय एक प्रक्रिया का अंग है, जिसमें ये दिखता है कि आखिर न्यायालय इस पर क्यों रोक लगा रहे हैं। इस प्रोफेसर रतन लाल की भाषा में इस जनेऊ लीला को समझ में नहीं आया कि क्यों लगाया जा रहा है इस पर रोक। न्यायालय द्वारा बिहार सरकार ने हिम्मत करके जाति जनगणना सेंसस की बात की, तुरंत आपको कोर्ट के थ्रू उसको रुकवा दिया। भाई हाई कोर्ट का भी वो निर्णय है। लेकिन एक और जो समझने वाली बात है कि आजकल न्यायालय भी जो हैं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि न्यायालय, यहाँ पे न्यायमूर्ति साहब बैठे हैं, हो सकता है सब लोग इस तरह से नहीं रहे हों, लेकिन न्यायालयों में केवल और केवल निर्णय दिए जाते हैं, जजमेंट ही पास करते हैं, न्याय की प्रक्रिया नहीं है वहाँ पर। ध्यान रखिए, न्याय अलग चीज है
निर्णय देना अलग चीज है। न्याय, इसलिए हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की मांग कर रहे हैं। तो जाति जनगणना का सबसे एक मुखर जो आंदोलन होना चाहिए पूरे देश में, खासतौर से ओबीसी, एससी, एसटी समाज, माइनॉरिटी समाज, सबको करना चाहिए। अरे भाई, आप ओवर रिप्रेजेंटेटिव 3% को 90% आप हर चीज में, हर जगह आप प्रतिनिधित्व दे रहे हो। जो सबसे बड़ी आबादी है, जिसका 85% के लगभग हम लोग क्लेम करते हैं, उनको आप वंचित किए हो हर संसाधनों से। तो क्यों नहीं हम लोग अपने अधिकारों की मांग करेंगे? तो सब लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में जाति जनगणना के लिए जागरूकता फैलानी है, इसकी कसम खाइए। और इस जाति जनगणना को जरूर करवाएंगे, नहीं तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे। जब तक आजकल की सत्ताओं को अपने सत्ता परिवर्तन का डर नहीं होगा, ये लोग निरंकुश हो जाएंगी। आप देख रहे होंगे वर्तमान में कुछ लोग आर्गुमेंट करते हैं, ये बात भी सच्चाई है कि आप लोगों की सरकार है, नहीं आप लोगों ने क्या कर लिया। ये बात भी है कि हम लोगों में कमियां रही। कमियां, एक जो सबसे बड़ा आर्गुमेंट जो प्रोफेसर सूरजमंडल जी ने इसका किया कि भाई अरे फलानी जाति का नाम ले लेते हैं कि सब एससी का आरक्षण चमार खा गए, ओबीसी का आरक्षण यादव खा गए, और बाकी सब जातियों में विभेद करवा दो, आपस में लड़ाई डलवा दो, फूट करवा दो। ठीक है, उसके पीछे का एक आर्गुमेंट ये है कि भैया जब से आरक्षण लागू हुआ है, क्या पूरा प्रतिनिधित्व मिल गया है आपको? आपने दे दिया क्या? ये क्वेश्चन ही नहीं पैदा होना चाहिए जहां आप पैदा कर रहे हो। पहले तो आरक्षण पूरा करो जितना निर्धारित है। संवैधानिक आरक्षण की हम बात कर रहे हैं, अघोषित आरक्षण, मनु आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो आपका सदियों से जन्मजात आरक्षण है, आप लोग लिए बैठे हैं। तो हमारा पहले प्रतिनिधित्व पूरा करिए, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। उसकी लड़ाई आपको भी लड़नी है। अपने लिए जो कुछ करना था आप कर चुके। आगे वाली पीढ़ियां, इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो इतिहास कभी वर्तमान में संघर्ष नहीं करता है, वर्तमान को देख के, अपने इतिहास को देख के अपने भविष्य का निर्माण करता है कि आप अपनी पीढ़ियों को क्या देके जाएंगे। यदि हम लोग आज इस मुद्दों पर शांत रहे तो हम लोग बहुत बड़ी हार करेंगे और अपने लिए कभी इतना दोषी हो जाएंगे कि जिसका हम लोगों को कभी माफी नहीं मिलेगी। प्रतिनिधित्व की जहां तक मसला है, तो ये बात सही है, मैं इस बात को मानता हूं। आप लोग सहमत हो ना हो, मेरी आलोचना कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, कि प्रतिनिधित्व देने में हम लोग भी, खासतौर से हमारी राजनीतिक पार्टियां ईमानदार नहीं रही। प्रतिनिधित्व देने में कैसे? आप जब देने में ईमानदार नहीं रहोगे तो ले नहीं सकते हो। आप जाति का सहारा लेते हैं कि फलानी जाति की पार्टी, फलानी जाति की पार्टी, ये चमारों की, यादव की, इसकी, फलाने की, एक्स की, वाई की, जेड की, सभी कहते हैं ना समाज में, किस कर रहे हो तो पार्टियां, यूपी में ज्यादा है। तो आप अपने ऑफिसों में ये क्यों नहीं जनसंख्या, जब जाति इस देश की सच्चाई है तो जाति के अनुपात में जितना जिसकी संख्या है उतने आप सीटें निर्धारित करिए कि हम इतने विधायक इस जाति को देंगे, इतनी सीटें इस जाति को देंगे, तो ये क्लेश भी खत्म होगा और तभी हम ईमानदारी से प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ सकते हैं और प्रतिनिधित्व की मांग कर सकते हैं। तो हमको अपना आपको भी ईमानदार होना पड़ेगा अपनी पार्टियों के लिए। इसके बाद एक आध चीजें और थोड़ा सा बस कह के, क्योंकि समय हो रहा है, बिल्सन साहब को जाना है, उनका न्यायालय वो है। एक और आरक्षण बड़ा जल्दी आया है, ईडब्ल्यूएस, उसके 1 मिनट में बात कर आप खत्म करूंगा कि ईडब्ल्यूएस, आपको पता है ये आरक्षण जो एक संवैधानिक आरक्षण जो एससी, एसटी और ओबीसी को बाद में मिलने लगा, उसमें आज तक कोटा पूरा नहीं हुआ है, प्रतिनिधित्व नहीं दिया। लेकिन ईडब्ल्यूएस का 100%, किसी विभाग को उठा लीजिए, 100% आरक्षण पूरा कर दिया। इतनी ईमानदारी बरत रहे हैं, जहां पे बरतना है वो नहीं बरत रहे हैं। इसके बाद इस ईडब्ल्यूएस को बैकलॉग ले आए अभी जुम्मा 4 दिन हुआ है, इसके बाद उसका बैकलॉग की भर्ती। ओबीसी की कोई बैकलॉग नहीं है, एससी की कोई बैकलॉग नहीं है, उनको सब सीटें खा गया। तो इस चीज की, इसलिए ऐसी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी और जरूर, और खास तौर से हम कहते हैं, फिर मेरी एक लास्ट बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं, कि हम लोगों ने हो सकता है सरकारें बना ली, सरकार बनाना एक नहीं है, महत्वपूर्ण चीज नहीं है, सिस्टम उनका है। सरकार तो आपकी हो सकती है थोड़े दिन के लिए, लेकिन सिस्टम पे उनका कब्जा है। तो सिस्टम में भागीदारी की जब बात कर रहे हैं हम लोग, प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, तो वो उससे उनको दर्द हो रहा है, इसलिए जितने षड्यंत्र हैं वो रचे जा रहे हैं। तो साथियों, जाति जनगणना एक बहुत महत्वपूर्ण है सामाजिक न्याय के लिए। इस सब में आप लोग सहयोग करिए। समय कम है, माननीय
गुलशन साहब को जाना है, इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम।